types of planning. Strategic. Strategic, yes. Operational, Time oriented. time oriented, From time consuming. Object. टाइम ओरिएंटेड, वही। टाइम कंज्यूमिंग तुम लगे Ma'am, हुए हो tactical रविशंकर परसों planning। से ही टाइम कंज्यूमिंग पे, या टैक्टिकल। Tactical planning. Budget. This Budget. हाँ, अभी टैक्टिकल, उसके बाद एक और बचा, बजट। Wait, कैसा backup प्लानिंग है? plan। बजट इज अ backup plan. सिंगल यूज प्लान, Contingency। सिंगल यूज प्लान, Contingency और मैं आपसे planning। पूछ रही हूँ बजट इज कंटीजेंसी होगा मैम, स्ट्रेटेजिक हो गया, प्लानिंग, ये सब हो गया। अब आप ऑपरेशनल बताइए, Backup plans, ma'am. बैकअप प्लान इज कॉन्टिजेंट प्लान, राइट? Yes, ma'am. मैं Continue. आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइए कि जो बजट है वो क्या है, स्टैंडिंग प्लान है या फिर वो सिंगल यूज प्लान है? Single use. Single use। वेरी गुड, यानी सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। स्टैंडिंग प्लान का एग्जांपल दो, क्या होगा स्टैंडिंग प्लान में? दो एग्जांपल दो बस। Rules। Ma'am, budgeting comes after plan. Ma'am, policies. करेक्ट, पॉलिसीज स्टैंडिंग प्लान है, मैम जिसको जो रूल्स प्लान कहा तुम लोगों मैम ने। जो प्लान से ज्यादा दिन तक रहते हैं, ज्यादा दिन के हाँ लिए हाँ, use मैं करते उसके हैं। एग्जांपल्स भी हो पूछ रही सकता थी है। मनीष, बिल्कुल Yes, ma'am. रूल्स सही है, मैं यही तो बोल रही हूँ, Ma'am, पॉलिसी का single पार्ट है, सही है। सिंगल यूज मैम जैसे कि Yes. किसी Procedure. मैम किसी कंपनीज को मैम अगर अपना ब्रांचेस बढ़ाना है तो मैम वो प्लानिंग पहले से ही करता है, 3-4 साल में उसको ब्रांचेस बढ़ाना अरे है। नहीं 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 नहीं, वो सही बोल रहे हैं। इसी सुनो का- मनीष, सुनो मनीष, वो लोग बाकी के जो स्टूडेंट है वो सही बोल रहे हैं। मैंने एग्जांपल पूछने का मतलब था कि व्हाट टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान क्या क्या हो जाएंगे। जैसे किसी ने प्रोसीजर बोला, बिल्कुल सही है। किसी ने पॉलिसीज बोला, बिल्कुल सही है। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, दीज आर स्टैंडिंग प्लान्स, जो कि कंटिन्यूअसली चलता रहता है लंबे समय तक, जब तक कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं आए जिसमें उसको चेंज करने की जरूरत पड़े। तो ये हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है। और बजट एंड प्रोजेक्ट्स आर सिंगल यूज प्लान। चलिए ठीक है, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग में जाएंगे, लेकिन आपका मार्क्यू भी लेना था मुझे, कल मैं अनाउंस करना भूल गई। अब कब ले मार्क्यू, जल्दी बताओ। 2 दिन के नेक्स्ट डे, कल तक हो जाएगा? अगले वीक में मैम। मैम परसों- अगले वीक परसों। नहीं, बहुत अगले- टाइम हो गया, इसी वीक। मैम परसों ले लीजिए। आज है वेंसडे, थर्सडे नहीं, फ्राइडे से लेते हैं। फ्राइडे एंड Friday। सैटरडे 2 दिन में कवर अप कर लेंगे मेरे ख्याल मैम से। कहाँ तक से पूछेंगी बता दीजिए। बस जहां तक पढ़ाया है आपको वहीं तक, और कहाँ? स्टार्टिंग से। प्लानिंग तक मैम। सिर्फ प्लानिंग में कितना भी है शुरू ही, कितना है ही, तुमने पढ़ाई अभी कितना है? 1 यूनिट 2 मैम यूनिट एक तो बार खत्म मैम किया एक है। बार बता दीजिए मैम। हाँ बता रही हूँ ना, जहां तक पढ़ाया वहां तक। प्लानिंग शायद नहीं रहेगा, अगर मेरी मर्जी है। प्लानिंग अगर चाहो तो मैं अभी भी पूछी हूँ, मैं पूछ भी सकती हूँ, लेकिन प्लानिंग मेरे ख्याल से नहीं इवोल्यूशन तक रहेगा। ही पूछिए ना सब मैम। कुछ प्लानिंग नहीं, इतना छोटा में मेरे पास चैलेंजेस हो जाएगा। मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगी 50, 60, 70 जो भी जितने बच्चे हैं उनके लिए, तो मैं इतने कम में नहीं पूछ सकती। कोई बात नहीं, आप बस एक बार रिवीजन कर लीजिए। इतने सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे कि आप आसानी से आंसर कर पाइएगा, अगर आप पढ़ते हैं ईमानदारी से और अगर आपने कॉपी ईमानदारी से लिखी है तो। ऐसे बहुत सारे लोग, किस किस लोगों ने किस किस को कॉपी किया ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपस में कॉपी किया हुआ पेपर भी मैं बता दूंगी कि किसने क्या, क्योंकि एक ने जो गलती की है ना, वही सबने गलती की है। तो कुछ तो कॉन्टेजियस था कॉपी में भी। खैर वो अलग बात है। अगर आपने अच्छे से अपने से पढ़ करके एग्जाम दिया है तो आप जरूर, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, आप कर लेंगे आंसर। ठीक है। फ्राइडे मैं ये पहले बता चुकी थी, मुझे याद है कॉलेज जब न्यू ईयर के लिए बंद हो रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम लोग मिलेंगे तो फर्स्ट वीक में मैं मार्क्यू लूंगी। बताया था कि नहीं? 7-8 तारीख को। यस मैम। 7-8 तारीख से वो निकल के यहाँ तक आ गया, क्योंकि आप लोग का वर्चुअल मोड हो गया और मैंने थोड़ा सा सोचा कि अभी चलो कवर ही कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। अब बहुत टाइम मिल गया आपको, अगर आपकी तैयारी हुई होगी उस छुट्टियों में तो आप तैयार होंगे। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजिंग शुरू करते हैं। मतलब फ्राइडे मैम सेकंड चैप्टर तक, मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट तक, इंट्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन दोनों। हाँ मेरे ख्याल से प्लानिंग नहीं रहेगा, अगर सिंपल कुछ रहा तो यू कैन आंसर। ठीक है ना? हम प्लानिंग तो अभी समझ ही गए। हाँ प्लानिंग भी समझ ही गई, इसीलिए मैं बोलूँ कि हो सकता है थोड़ा बहुत मैं दूं अगर, तो इतना कोई पैनिक होने की बात नहीं है, वो सिंपल ही रहेगा। ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। ऑर्गेनाइजिंग पे हम लोग चलेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन आप लोग के लिए पहले शेयर कर देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको कैसे करना है, कब करना है, कितने बजट में उसको खत्म करना है, क्या टाइम फ्रेम है, एवरीथिंग यू फिक्स ड्यूरिंग प्लानिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब क्या करना है आप देखते हो तो आप क्या बोलते हो कि
बीबीए करना है, ठीक है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि किसी अच्छे टॉप एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन में जॉब पाना है, या फिर कुछ और भी ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है, कुछ और भी प्लानिंग हो सकती है आपके लाइफ की, ठीक है ना, बहुत क्रिएटिव प्लानिंग भी हो सकती है। तो आपका जो भी प्लानिंग है वो क्या है, ठीक है ना, कि आपको करना क्या है, यू डिसाइडेड, एंड देन कैसे करना है, जो कैसे करना है उसमें आप छोटे छोटे क्या का आंसर ढूंढते हो। लाइक अगर आपको टॉपर बनना है, मान लेते हैं एग्जाम्पल, आप लोगों से रिलेट करते हुए यही एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है, राइट, तो ये क्या करना है, डिफाइंड हुआ, क्या करना है, तो यूनिवर्सिटी टॉप करने की कोशिश करनी है, मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर बनने की कोशिश करनी है। कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे, ये जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरा कहाँ पे वीकनेस है, कौन मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जहाँ पे मैं ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, इंटरनल्स में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, और इंटरनल्स में बहुत सारे ऐसे चीजें जिसको, जैसे बिहेवियरल एस्पेक्ट है, आपका डिसिप्लिनरी इशू है, आपका अटेंडेंस है, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपके मार्क्यू में प्रेजेंट रहना जरूरी है। अगर ये सब करते जाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इंश्योर करें कि मेरे इंटरनल के मार्क्स खराब नहीं होंगे, और एक्सटर्नल क्या, आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, आपके एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये सब मिला करके आपको वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प मिलेगी। तो जो एक तरह का काम है, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना, एक इकोनॉमिक्स पढ़ना, अकाउंट्स पढ़ना, या अकाउंट्स नहीं है तो मार्केटिंग पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, पीओएम पढ़ना, और भी जो भी आपका बिजनेस एनवायरनमेंट अगर होगा तो वो पढ़ना, जो भी सब्जेक्ट है वो सब पढ़ना। तो एक जैसे जो ऑब्जेक्टिव, एक जैसा जो काम है उसको एक जगह करते हैं। इसमें बहुत वेराइटी नहीं है काम का, अगर पढ़ाई लिखाई का लेते हैं तो मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसको ठीक से। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो हमें सरस्वती पूजा या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, अब यहाँ पे वेराइटी मिलेगा आपको, जैसे आप ग्रुपिंग ऑफ टास्क को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। सरस्वती पूजा करना है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये एक प्लान है, कैसे करना है, तो बहुत सारे कमिटीज बनाते हैं हम जब पूजा कुछ करते हैं, तो बहुत सारे ग्रुप बनाते हैं, या एक ही ग्रुप रहता है, एक ग्रुप रहता है, ठीक है, 30 स्टूडेंट्स का, 40 स्टूडेंट्स का, 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप रहेगा। उस ग्रुप के अंदर, या कुछ बोलना है आराध्या? यस, मैम गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, ओके। तो जब उस ग्रुप के अंदर आप क्या करेंगे, यू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, क्या करना है, तो सबसे पहले तो फंड कलेक्ट करना है। तो फंड कलेक्ट करने के लिए सब लोग तो नहीं जाएंगे, 40 के 40 लोग, यू विल डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, 5 बच्चों को, 4 बच्चों को एक ग्रुप में डाल दोगे जो फंड कलेक्ट करेंगे और फंड का मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या पैसा खर्चा होना है, कहाँ पे हो रहा है, ताकि लास्ट में आपका बैलेंस शीट मिल जाए, जितना लिया था उतना खर्चा हुआ, और कुछ बच गया तो आप उसको किसी एनजीओ में या किसी ऐसे इस तरह की सोशल एक्टिविटीज जो हमारे यहाँ होती है उसमें आप क्या कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा कि डेकोरेशन कौन करेगा। तो एक जो अच्छा, जिसको आइडिया होगा, जिसके जो क्रिएटिव होगा, जो अच्छा जिसके पास कॉन्सेप्ट होगा, कोई इनोवेटिव आइडिया वो सोच सकता है, तो वो क्या करेगा, उस वैसे कुछ लोग मिल करके डेकोरेशन टीम बना लेंगे। कुछ लोग होगा जो रिफ्रेशमेंट और प्रसाद वगैरह देखेगा, तो वो कुछ लोगों को वो ड्यूटी दे दोगे कि आप देखो बनाना या लाना, और उसको कैसे पैकिंग करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेक श्योर कि कोई छूटे नहीं और हमारा अच्छे से इवेंट हो जाए। तो एक कमिटी वो हो गया। उस तरह से मूर्ति खरीदना, कुछ सामान परचेज करना, तो परचेज के लिए आप एक टीम बना लोगे। इस तरीके से क्या करते हैं, एंड कल्चरल एक्टिविटी, जिसको हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट, कि क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज होगा। अगर कॉलेज में हो रहा है तो ठीक है, ऑब्वियसली वो एक अप टू द लेवल होना चाहिए, हम कोई भी जैसे गली नुक्कड़ में होते रहता उस तरह का एक्टिविटी तो कर नहीं सकते हैं। तो एक अप टू द मार्क जो कॉलेज लेवल के लिए अच्छा लगे और जिसको सब एंजॉय करे, टीचर्स एंजॉय करे, बच्चे एंजॉय करेंगे, उस तरीके का एक आपको कल्चरल इवेंट बनाना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कितना सारा काम करना सिर्फ एक काम को अचीव करने के लिए, सिर्फ सरस्वती पूजा के इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो जब आप you are done, we are finalized with your goal, then what you are identifying the number of activities required to be performed, and then you group similar activities in one group, ठीक है ना, आप similar activities का एक ग्रुप बना लेते हो, राइट, और ऐसे ग्रुप को फिर डिवाइड कर देते हो किसके बीच में, ग्रुप मेंबर्स के बीच में, ताकि हर एक काम एग्जीक्यूट हो जाए। कोई भी काम ऐसा नहीं हो कि कोई काम नहीं हुआ, और कोई ऐसा भी नहीं हो कि कोई काम 2 बार हो गया, 2 लोग गए मूर्ति उठा के ले आए, बस
हो गया गड़बड़, राइट? तो आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अच्छे से पहले एक्टिविटीज को का लिस्ट बनाते हैं, फिर सिमिलर एक्टिविटीज को एक ग्रुप में डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस टास्क को, उस ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को एक टीम को या एक ग्रुप को सौंप देते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वहां पे भी बहुत सारे काम है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन के एक काम को करने के लिए बहुत सारे काम, फाइनेंशियल काम करने होते हैं, मैन पावर रिलेटेड काम करने होते हैं, ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम करने होते हैं, परचेजिंग का काम करना होता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो सर्विस क्या और किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, मार्केटिंग का काम करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट की स्ट्रैटेजी सोचनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारे काम, आपको लग रहा है ना कि बहुत कुछ करना पड़ता है एक काम को अचीव करने के लिए। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या काम करना है, एंड देन उनको क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। डिपार्टमेंट्स क्या है, ग्रुप ऑफ मेंबर, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप डिफरेंट टीम मेंबर, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है या जो जिस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वो काम हमने असाइन कर दिया। अब क्या हो गया, नाउ यू आर ऑर्गेनाइज्ड, नाउ योर एक्टिविटीज इज स्ट्रक्चर्ड। अब क्या होगा, कोई काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा, और कोई काम क्या होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि कोई काम नहीं परफॉर्म होगा, रह गया इस कंफ्यूजन में कि फलाना वो काम कर रहा होगा। जब वेल डिफाइंड है, सबका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका अपना अपना ड्यूटी, तो कोई इस जैसे होता है ना, कभी कभी ग्रुप में कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा ठीक है वो काम उसने कर दिया होगा, हम बोलते हैं ना ये काम क्यों नहीं, मुझे लगा फलाना कर देगा, नहीं, यहाँ पे वो लगना नहीं होता है, क्योंकि आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है। द मोमेंट द वर्क हैड बीन असाइंड टू द ग्रुप मेंबर या पर्टिकुलर ग्रुप, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। समझ में आया? यही होता ऑर्गेनाइजिंग। अब चलो थोड़ा और समझ लेते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजिंग, और आप बोल सकते हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए ऑर्गेनाइजिंग समझिए कि जैसे अपने बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, दे हैविंग देयर डिफरेंट ड्यूटीज। हर नर्वस सिस्टम हमें कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को गाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या वेस्ट को निकालना है और कौन सा नेसेसरी जो है न्यूट्रिशन से उसको एब्जॉर्ब करना है, उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हार्ट के लिए को पंप करने के लिए और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स जिनका अपना अपना इंडिपेंडेंट काम है, ठीक है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट काम भी किस में होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है। अगर थोड़ी देर के लिए एक सिस्टम काम करना बंद कर दे, रेस्ट करने लगे, तो क्या होगा, सब सिस्टम पे उसका असर होगा, कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम, होता है ना। हाँ, लंग बोले कि मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ अभी, तुम लोग बाकी अपना देख लो, संभाल लो, तो सिस्टम क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गन वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच अदर। सबका एक दूसरे से मतलब है, बल्कि जबकि काम सबका अपना अलग अलग है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस में फिनेंस डिपार्टमेंट का अपना फाइनेंशियल इश्यूज है, वो कैसे फंड जनरेट करते हैं, कैसे वो कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैलेंस शीट, कैसे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सब उनका डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अपना काम है कि वो क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएगी, क्या प्रमोशनल स्ट्रेटेजी बनाएगी, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट करेगी, कैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को किस कस्टमर तक पहुंचाएगी, ये सब उनका अपना है काम है, ठीक है। एचआर डिपार्टमेंट का अपना काम है, म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। अब एचआर डिपार्टमेंट का अपना काम है रिक्रूटमेंट से, सिलेक्शन से, ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से, कॉम्पनसेशन से, वेलफेयर एक्टिविटीज से, ये सब एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। तो हमने देखा कि सबका अपना अपना काम है, लेकिन सब रिलेटेड है या नहीं है। जैसे अगर एचआर डिपार्टमेंट को सैलरी देनी है, तो सैलरी का जो फंड है वो कौन सैंक्शन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। कि हम कितना बजट तक हमारे पास है, हम कितना सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, या हम किस सैलरी रेंज तक के आदमी को ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए सर्टेन काइंड ऑफ रोल नंबर 100 या फिर जो सीआर है, आप प्लीज एक स्क्रीनशॉट कभी भी ले लीजिएगा, अभी मैंने बोला है तो मत लीजिए, कभी भी ले लीजिएगा, जस्ट टू मेक श्योर। मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग ऑफ है। सबको एट द एंड ऑफ द मंथ जब जाएगा अटेंडेंस शीट, तो कोई कंप्लेन नहीं रहेगा कि मैम मैं प्रेजेंट था फिर भी एब्सेंट मार्क कर दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देंगे जो सीआर है इसमें वो, राइट, ठीक है। अब मैं सब चीजों पे ज्यादा एनर्जी और टाइम नहीं देना चाहती। नेक्स्ट क्या मैं बोल रही थी, तो ये
मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट के लिए उसको कुछ पैसे चाहिए, तो कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा, तो कौन प्रोड्यूस करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना? तो अब आपको लग रहा है कि दिस डिपार्टमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। उसके लिए तो प्रमोशनल स्ट्रेटजी भी अपनाना पड़ता है ना, मतलब अपने मार्केटिंग के लिए, product का यस, अपने सामान marketing को प्रमोट करने करने के के लिए। मैंने कहा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम है। मैं क्या कह रही हूँ कि मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम विद एन आइडिया कि हम इस तरह का प्रोडक्ट अगर लॉन्च करेंगे और बेचेंगे तो बहुत बिकेगा, बहुत डिमांड है, तो ये तो आइडिया के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट आया, लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, राइट? ठीक Yes, है। ma'am. तो Yes, मैं ma'am. ये पूछे, तो अब आपको पता चला कि these departments are responsible for independent duties, but they are working in coordination with each other, right? कोऑर्डिनेट ना करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट ना करे तो किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं होगा, सब ठप पड़ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट ना करे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कठिनाई आएगी उस काम को करने में, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज पहुंचा ही नहीं पाएगा जो पहुंचाना चाहता है कस्टमर को या मार्केट को। तो यही होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज बट दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड को रिलेटेड, राइट? ये ऑर्गेनाइजिंग हुआ और इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपको इन शॉर्ट कोई पूछे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म एंड ग्रुपिंग द सिमिलर एक्टिविटीज टुगेदर एंड देन असाइनिंग दोज एक्टिविटीज टू अ सर्टेन ग्रुप। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड हो गया वो चीज। ठीक है, क्यों हम करते हैं ये सब कुछ? ताकि हम कॉमन पर्पस को अचीव कर सके। देयर आर फ्यू डेफिनेशंस, चलते हैं हम उस डेफिनेशंस पे। सबसे पहले हैने का जो डेफिनेशंस है वो आप देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू हैने, ऑर्गेनाइजेशन इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स। अब मैंने आपको कहा था किडनी का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, ब्रेन का अपना फंक्शन है, स्किन का अपना फंक्शन है, बट इन सब के बीच में एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट है ना, तालमेल है ना। कहीं कुछ गड़बड़ी होगा तो सब पे उसका असर होता है, राइट? आप बीमार हो जाते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक हार्मोनियस एडजस्टमेंट है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पार्ट्स के बीच में, यानी कि स्पेशलाइजेशन है फिनेंस का फिनेंशियल एक्टिविटी में, स्पेशलाइजेशन है एचआर का एचआर एक्टिविटीज में, स्पेशलाइज है ये डिपार्टमेंट मार्केटिंग के लिए, वो डिपार्टमेंट परचेजिंग के लिए, वो डिपार्टमेंट आईटी के लिए। लेकिन इन सब के बीच में क्या है? एक हार्मोनियस मतलब एक बेहतर, एक अच्छा, एक कॉर्डियल एडजस्टमेंट है, जो जहां पर एक दूसरे को सब कोऑपरेट करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? जस्ट टू अकम्प्लिश द कॉमन पर्पस और पर्पसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। समझ में आ गया ये पहला डेफिनेशन? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी तक जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया एज एन इंट्रोडक्शन, उससे आपको लगा, इस डेफिनेशन से लगा कि ये इंट्रोडक्शन जो मैम ने बताया था वो सही है, ये रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? सेकेंड में चलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू हेमैन, क्या है इसका ये डेफिनेशन? ऑर्गेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज। मैंने ये भी बताया क्या है ऑर्गेनाइजेशन, कि आपको क्या क्या करना है, इस चीज को फाइंड आउट करना, एंड देन ग्रुप जो सिमिलर टास्क है, जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क है, उसको एक ग्रुप में डाल देना, एंड एस्टैब्लिश द ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। अब ये नया टर्म है। ऑर्गेनाइजेशन एक काम क्या है, क्या क्या काम करना है, देन सिमिलर काम को एक ग्रुप में बांट देना है, और क्या करना है? एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। अब ऑथोरिटी रिलेशनशिप को हम समझ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट हायरार्की। हमने देखा था हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी, कहाँ देखा था हमने? जल्दी बताओ। हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी किस में देखा था हमने? कौन से नो, गलत। कोई भी आंसर दो सही। 14 प्रिंसिपल में नहीं देखा था। मैम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। वेरी गुड, शाबाश। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में मैंने दूसरा पॉइंट शायद आप लोग को यही बताता, हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी। अब यही चीज है हायरार्की ऑफ ऑथोरिटी, मतलब व्हाट डिफरेंट ऑथोरिटीज आर देयर। जो मैंने कहा था एक लैडर की तरह होता है, एक सीढ़ी की तरह होता है, और जो टॉप पे होता है वो क्या करता है? वो अपने से जूनियर को कंट्रोल करता है, जो उसके नीचे होता है वो अपने से नीचे को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से क्या होता है? सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप बनता है, डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की के बीच में बनता है। और अगर आप उसी स्ट्रेटा में है, उसी होरिजन पे सब लोग हैं, तो क्या है? दे आर कलीग्स।
राइट, दे आर टीम मेंबर्स, दे आर कलीग्स। जैसे आप लोग सब कलीग्स है क्योंकि आप लोग सब एक इक्विवेलेंट पोजीशन है आप लोग सबका, राइट। ऑल स्टूडेंट्स आर कलीग्स बिकॉज दे हैविंग इक्विवेलेंट राइट, इक्विवेलेंट ऑथोरिटी, सबका एक जैसा अधिकार और एक जैसा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सिमिलर लेवल पे हैं तो यू आर कलीग्स, यू आर टीम मेंबर्स, एंड इफ समवन इज सीनियर टू यू, दे बिकम्स योर सीनियर, the junior becomes subordinate, and it creates authority relationship among them। ये क्यों जरूरी है? ताकि आप आसानी से ऑर्डर दे सके और जो आपका जूनियर है उसको ओबे कर सके। क्योंकि आप में से कोई भी बच्चा, ठीक है ना हर्ष आनंद, यू आर स्माइलिंग टू मच, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी, ओके। अगर आप में से कोई भी बच्चा हर्ष आनंद बोले मोनू को ये करो, मान लो अगर उसने रिक्वेस्ट करके बोला तो मोनू कर देगा, लेकिन अगर उसने तैश में बोला तो मोनू बोलेगा क्यों करूं, है ना, क्यों करूं, तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। सो इसीलिए एक ऑथोरिटी को डिफाइन करना जरूरी होता है ताकि आप इस तरीके का इनडिसिप्लिनरी रिप्लाई ना दे। अगर आपको सीनियर कहीं कुछ कह रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन, देन यू कैन नॉट आंसर बैक कि क्यों करे, तुम करोगे वो काम, राइट। हाँ, अगर आप कुछ एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं इफ पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट अप्रोच इज अलाउड इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में ये आया सेकेंड डेफिनेशन कि कैसे एस्टैब्लिश होता है ऑथोरिटी रिलेशनशिप? जल्दी। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. और एक और डेफिनेशन है, मैं देखो जब भी तुम देखते होगे प्लानिंग उठा के देखो, मैनेजमेंट उठा के देखो या ऑर्गेनाइजिंग उठा के देखो, मेरे तरफ से आपको बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट, सिंपल बट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख लीजिए पीटर ड्रकर का जो मैंने आपको मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताया या हेनरी फ्योल का बताया, जब भी आप सर्च करेंगे आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। हु डिफाइन दिस डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय 4 ऑप्शन। तो वो इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए सिंपल भी है, आप याद भी रख सकते हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, अगर आप ऑर्गेनाइजिंग में भी जाएंगे तो आपको एक एक पैराग्राफ का डेफिनेशन मिल जाएगा, पर मैंने वो सब हटा दिया है क्योंकि मुझे पता है डेफिनेशन का मतलब होता है एज इट इज उस चीज को प्रोड्यूस करना। लेकिन हम इतने ज्यादा रटन में सही नहीं होते, कॉन्सेप्चुअली हमारा क्लियर हो जाता है कि क्या मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, क्या मीनिंग हम अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन याद करना पड़ता है। इफ यू राइट डन अकॉर्डिंग टू फलाना, देन मेक श्योर कि कॉमा फुल स्टॉप भी वही आप लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, राइट। नहीं तो फिर वो आपका डेफिनेशन हो जाएगा। तो ये मैकफार्लैंड ने इसको डिफाइन किया है, एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कहने का क्या मतलब हुआ? एचआर के लोग, फिनेंस के लोग, प्रोडक्शन के लोग, परचेज के लोग, आईटी के लोग, R&D के लोग, दे आर आइडेंटिफाइबल बिकॉज दे परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ड्यूटी, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। सो दे आर आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई कंफ्यूजन है ऑर्गेनाइजेशन को समझने में? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, माइंड इट, दिस इज नॉट, जैसे हम बोलते हैं ना कंपनी, उसको भी हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री, ये उस टर्म में नहीं हो रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हम उस सेंस में इसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। Organization can be a formal group of people coming together to achieve the common objective। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप किसी ABC ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बोलेंगे, किसी कंपनी के बारे में बोलेंगे, फिर आप ऐसे बोलेंगे क्योंकि वहां पे फॉर्मली लोग इकट्ठा आते हैं। फॉर्मली यानी कि किसी पर्पस को अचीव करने के लिए फॉर्मल वे में एक साथ आते हैं और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट लगाते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन ये वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दिस इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। अब सबका क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। अब 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये 2 तरह का अच्छा, जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो एक्टिविटी आप समझ में आ गया आप लोगों को। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब स्ट्रक्चर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर मतलब कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि क्या बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत नैरो है, मतलब बहुत सारा सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ हायरार्की है क्या ऑर्गेनाइजेशन में?
है तो वो एक अलग स्ट्रक्चर होगा। क्या वाइड स्ट्रक्चर है? बहुत कम लोग हैं जो किसी का सीनियर जूनियर, ज्यादातर लोग एक लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल लेयर नहीं है, 2-3 लेयर में खत्म हो जाता है, कम हायरार्की है वहां पे, ओपन या वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। हमको ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर मतलब क्या बनावट है यहाँ पे, किस तरीके से लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, हेल्प करते हैं, टास्क डेलीगेट करते हैं, ऑथोरिटी डेलीगेट करते हैं, और सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ एचआरएम पहले समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 अथॉरिटी होते हैं, एक को बोलते हैं हम लाइन अथॉरिटी और एक को बोलते हैं हम स्टाफ अथॉरिटी। मैं बताती हूँ लाइन अथॉरिटी किसको बोलेंगे एंड स्टाफ अथॉरिटी किसको बोलेंगे। पर ये लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी को जब आप समझ लीजिएगा तो आप बहुत आसानी से लाइन रिलेशनशिप एंड स्टाफ रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए लिखा तो मैंने अलग अलग है, लेकिन समझना तुम्हें एक ही पॉइंट है। अगर तुम समझ लोगे तो तुम इसको आसानी से लिख दोगे। अब सुनो लाइन अथॉरिटी क्या होता है। मैं लाइन अथॉरिटी बताती हूँ आपको एक एग्जाम्पल से, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेयर्स ऑफ हायरार्की यहाँ पे, इट्स नॉट टू डीप, ठीक है, मतलब नॉर्मली है, ठीक ही है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है, क्योंकि आपके जो टॉप लेवल हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो डायरेक्टर है वो भी हर के एक्सेस में है, हम लोग जाकर के बातचीत कर सकते हैं, तो एक्सेसिबल है, यानी कि बहुत डीप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तो नहीं है, राइट। बहुत डीप होने का मतलब है कि बिल्कुल आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से, अच्छा ठीक है, तुम एग्जाम्पल दो, रतन टाटा को, क्या टाटा ग्रुप में सारे लोग काम करने वाले रतन टाटा को एक्सेस कर सकते हैं हर समय? नहीं ना, क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, बहुत अलग अलग ग्रुप है, एवरीबॉडी कैन नॉट एक्सेस हिम। तो वहां पे वाइड है और नैरो भी है, राइट। लेकिन लाइन अथॉरिटी को आप समझते हैं हम अपने कॉलेज के एग्जाम्पल से, कि लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है दोज मैनेजर्स who have right to issue orders, who have right to delegate responsibilities and who can also delegate authority to their juniors। यानी कि लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप, जहां पे सीनियर अपने जूनियर्स को काम भी असाइन करता है, उस काम को परफॉर्म करने के लिए जितने अथॉरिटी होने चाहिए उसके पास, जो उसके पास पावर एंड पोजीशन होना चाहिए वो भी डेलीगेट करता है, वो भी उस समय के लिए देता है कि देखो तुम्हें ये काम करना। अच्छा, जैसे एग्जांपल कि प्रिंसिपल एब्सेंट है कॉलेज में, तो वाइस प्रिंसिपल कुछ दिन के लिए काम चलाता है ना, तो वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके लिए रिलेटेड वो डिसीजन नहीं ले सकता है, अदरवाइज जो ऑपरेशनल चीजें हैं, जो डेली बेसिस पर काम करने वाली चीजें हैं, उससे रिलेटेड तो डिसीजन वो लेता ही है। तो क्या हो गया, लाइन अथॉरिटी का मतलब होता है सीनियर और जूनियर का रिलेशनशिप, जहां सीनियर अपने जूनियर को ऑर्डर्स इशू कर सकता है, अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, ड्यूटीज डेलीगेट कर सकता है, उनसे फीडबैक ले सकता है, इसको हम लाइन अथॉरिटी बोलेंगे। समझ में आया? जैसे कि अपने कॉलेज में डायरेक्टर सर बोल सकते हैं, पोद्दार सर बोल सकते हैं, फिर एज ए डिपार्टमेंट हेड, एज ए एचओडी हम बोल सकते हैं अमित शुक्ला सर, बोल सकते हैं नीतीश सर, एंड उसके बाद सारे फैकल्टीज जो उस टीम के मेंबर्स हैं। समझ में आया लाइन अथॉरिटी इस एग्जाम्पल से? यस मैम। ठीक है। अब स्टाफ अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी क्लियर है क्या? मैम मैम, ऐसा है कि सबको थोड़ा थोड़ा मतलब पावर मिला हुआ है अपना नहीं, जगह इसका मतलब ये नहीं हुआ, पावर तो ठीक है, अपने अपने पोजीशन के हिसाब से सबको पावर होता है, ये तो हाँ। है ही, ठीक है ना, हम इसकी बात नहीं करते, हम ये बात करते हैं लाइन अथॉरिटी को आप कैसे समझेंगे। तो कैसे होता है, असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ, या डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप है, जहाँ पे सीनियर जूनियर को ऑर्डर्स देता है और जूनियर्स वो काम करके उनको फीडबैक देता है कि हमने कितना काम किया। ये लाइन अथॉरिटी कहलाता है, राइट। स्टाफ अथॉरिटी को आप समझते हैं, स्टाफ अथॉरिटी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, वो आपको कभी भी कोई ऑर्डर्स नहीं देता है, वो आपको कभी भी कोई डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं करता है, ड्यूटी नहीं देता। तो वो क्या करता है, एग्जाम्पल लेते हैं, वो आपको, वो जो होता है स्टाफ अथॉरिटी, वो एक एडवाइजरी रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कि कुछ काम हो रहा है, तुमने कंसल्टेंट का नाम सुना है, कंसल्टेंसी, कंसल्टेंट, बहुत सारे कंपनीज में भी कंसल्टेंट हायर होते हैं, बहुत जो हायर पोजीशन से लोग रिटायर करते हैं ना, वो
रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, बहुत महंगा होता है ये सर्विसेज। आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर 10 मिनट का टाइम देते हैं, आधा घंटा का टाइम देते हैं, 1 घंटे का टाइम देता है, तो भी हजारों में आपका कंसल्टेंसी फी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सीए आर कंसल्टेंट्स, वो हर एक बहुत सारे कंपनीज को एक साथ कंसल्टेंसी दे रहा होता है, हाउ टू मैनेज योर फिनेंसेस, ठीक है, कैसे अपने टैक्स को आप कम कर सकते हैं, करता है ना, राइट। तो सीए क्या किसी को ऑर्डर देता है, किसी कंपनी को कि आपको ये करना है, देता है क्या? सीए किसी का बॉस होता है, किसी कंपनी का बॉस होता है सीए? नो मैम। नो मैम, एडवाइस नहीं, वो सिर्फ एडवाइस दे रहा है, समझ में आया? पावरफुल पोजीशन है, उसके पास एडवाइस देने का पोजीशन है, काफी महंगा है, लेकिन वो किसी का बॉस नहीं है, राइट। ही कैन ओनली एडवाइस, समझ, लीगल जो होते हैं इसी तरह से एडवाइजर्स, वो आपको लीगल एडवाइस देते हैं। अगर कंपनी में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो इस डिस्प्यूट से कैसे निकले, क्या करना चाहिए, इसके लिए वो आपको एडवाइस देते हैं, वो आपको ऑर्डर्स नहीं देते। यू आर नॉट सपोज टू फॉलो हिम, यू आर जस्ट, आपको उन्होंने एडवाइस दिया, आपकी मर्जी, आप चाहते तो इम्प्लीमेंट करिए, उस एडवाइस को फॉलो करिए, नहीं तो मत करिए। समझ में आया स्टाफ अथॉरिटी का पोजीशन? क्लियर हुआ? तो ये एचआर, देखो आप जैसे, हाँ, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं कि सपोज करो जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, तो मान लो कंपनी के सीईओ को कोई एचआर रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारा एट्रिशन हो रहा है उस कंपनी में, बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं लगातार, कोई टिक नहीं रहा है, तो क्या करेगा सीईओ? एचआरएम से एडवाइस लेगा कि हमको क्या ऐसे एचआर स्ट्रैटेजीज में चेंज करने चाहिए, हमको कौन से ऐसे रिक्रूटमेंट या फिर हम ट्रेनिंग या फिर मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। एचआर मैनेजर सीईओ को क्या करेगा? एडवाइस देगा कि हम ये करके देख सकते हैं, इसमें हो सकता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। समझ में आया? तो ये क्या है? ये स्टाफ अथॉरिटी के रिलेशनशिप के हिसाब से ये एडवाइस दिया है एचआर मैनेजर ने सीईओ को। क्लियर हुआ? तो दिस इज जस्ट अ एडवाइजरी रिलेशनशिप, जो कमांड नहीं करता, जो ऑर्डर नहीं देता, लाइक लाइन अथॉरिटी जो सिर्फ एडवाइस देता है। एंड नाउ इट इज अप टू द मैनेजर, लाइन अथॉरिटी मैनेजर, कि उसकी मर्जी, वो चाहे तो करे, नहीं तो नहीं करे। स्टाफ अथॉरिटी में एक चीज और याद रखिएगा कि स्टाफ अथॉरिटी जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड के, स्पेशलाइज्ड होता है उनका उसमें। जैसे मैंने कहा ना, लीगल एडवाइजर्स, वो सिर्फ लॉ से रिलेटेड ही एडवाइस दे सकता है, क्या वो मार्केटिंग से रिलेटेड एडवाइस देगा? नो मैम। नहीं। तो लीगल, दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड, इसी को हम स्टाफ अथॉरिटी आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर फील्ड, राइट। जिससे आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। सीए आपको फाइनेंशियल रिलेटेड जो एडवाइसेस होगा वही देगा, बाकी चीज से रिलेटेड एडवाइस नहीं दे सकता है। तो दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर ओन फील्ड, राइट। यहां सब तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अटेंडेंस ले लेते हैं। ये लाइन एंड, या पूछिए आप लोग। यस जी मैम, ऐसे देखा जाए तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ओवरऑल प्लानिंग पे भी डिपेंड करता है ना मैम? अरे मैंने पहले ही बोला कि प्लानिंग इज ए परवेसिव फंक्शन और प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है, रेस्ट अदर फंक्शंस फॉलो प्लानिंग ओनली। बिना प्लानिंग के कैसे ऑर्गेनाइज करोगे? जब यही नहीं रहेगा कि पूजा क्या करना है, कितना बजट है हमारे पास, तो तुम कैसे डिफाइन करोगे कितने का मूर्ति लाए, कितने का प्रसादी बनाए, कितना डेकोरेशन में खर्चा करे, कितना कल्चरल म्यूजिक सिस्टम पे खर्चा करे, या जो भी आपका कल्चरल एक्सपेंसिव है। तो प्लानिंग तो पहले है ही है। जब प्लानिंग पढ़ाया था तभी बताया था कि रेस्ट अदर फंक्शंस फॉलो दिस फंक्शन। पहले आपको प्लानिंग करना है, तभी आप आगे का काम कर सकेंगे, ठीक है प्रियंका? ओके, अब मैं 2 मिनट के लिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछो। मैम लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी में डिफरेंशिएट कर दीजिए ना। कर दूंगी, थोड़ा सा समय दो। अभी लाइन अथॉरिटी और स्टाफ अथॉरिटी बस समझ लो, जो डिफरेंस है वो मैं बाद बता दूंगी। अभी एक डिफरेंस तुम्हें समझ में आया, जो लाइन अथॉरिटी होता है वो कमांडिंग पोजीशन होता है, वो ऑर्डर्स देता है अपने जूनियर्स को, आप फॉलो करिए इस चीज को और ये काम करिए, और वो आपसे फीडबैक भी ले सकता है, यानी कि जूनियर आर सपोज टू रिपोर्ट बैक टू देयर सीनियर्स कि हमने काम किया और कितना काम हुआ, राइट। जबकि स्टाफ अथॉरिटी में आपको ऑर्डर्स नहीं मिलता है, स्टाफ अथॉरिटी सिर्फ आपको एडवाइस करने के लिए होता है, वो आपका सीनियर या जूनियर नहीं होता, दे आर जस्ट एडवाइजिंग बॉडी, जो आपको एडवाइस देते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर ओन फील्ड बट दे आर नॉट कमांडिंग फिगर्स। द लाइन अथॉरिटीज आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू फॉलो द एडवाइस ऑफ स्टाफ अथॉरिटी, ठीक। ये उनके अपने स्वीट विल पे डिपेंड करता है कि वो उसको फॉलो करे या छोड़ दे, ठीक है। अमन, इतना क्लियर हुआ? यस मैम।
ठीक है, रेस्ट हम लोग जैसे समझेंगे रिलेशन से तो और आपको मैम क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, या मैम फॉर इंटरप्शन के लिए सॉरी मैम, ये पूछना है लाइन ऑफ अथॉरिटी को लेकर के, तो उसको लाइन ऑफ अथॉरिटी को मैम ये हायरार्चिकल ऑर्डर भी इसको हायरार्की यस, लाइन ऑफ अथॉरिटी में मैंने कहा ही तो कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होता है। डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल होते हैं, जो अपर लेवल अपने लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइड करता है, कमांड करता है और उनसे फीडबैक लेता है। ठीक है, यस। अब और कोई कंफ्यूजन अगर है तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग अभी बचा हुआ है, हमने खत्म नहीं किया है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। राइट, ठीक है। अब जो पूछ रहे थे आप कि लाइन एंड स्टाफ के बीच में जो डिफरेंस है वो बता दीजिए मैम, वो बताएंगे, थोड़ा उस पे चलेंगे, लेकिन मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी, लिख के आपको खुद लेना है, क्योंकि जहां तक हो रहा है मैं आपको दे रही हूँ, बट इतना ज्यादा स्पून फीडिंग नहीं होना चाहिए कि आप खुद अपना क्रिएटिविटी, अपने लिखने का अंदाज या अपने लिखने का स्टाइल बदल दे। मैं बस जो कर रही हूँ वो आपको गाइड करने के लिए कर रही हूँ। तो मैं चाहूंगी कि जो जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी, तो यू विल कम अप विद द डिफरेंसेस। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन लिखना आपको अपने शब्दों में है। ठीक है, ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम प्लानिंग में मैम दो तरह का अप्रोच होता है, जैसे कि रेशनल और ओपन सिस्टम है, तो ठीक है, वो सब क्या? आपको उतना जरूरी नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेज हैं, लेकिन जो वाइड एंड क्लासिकल अप्रोच है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आया? होता है, आप सही बोलो। रैशनल क्या है? रैशनल क्या होगा? प्लानिंग जो आप अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, ठीक है ना, रैशनल प्लानिंग है। राइट, रैशनल मतलब होता है विवेकपूर्ण। तो देयर आर सो, इस तरह से तो बहुत सारे अप्रोचेज हैं, लेकिन सारे अप्रोचेज आपको नहीं पढ़ना। जो क्लासिक अप्रोच है वो मैंने आपको बता दिया, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। राइट, तो वो तो मैम पीडीएफ अटेंडेंस ले लेते हैं, है ना? चेक करो, चेक करके मैंने बोला था बताना मुझे, अगर नहीं होगा तो मैंने अपडेट मैम एक टर्म है है और मैम, है मैम। मतलब क्या हुआ मैम? किसका? एंटिटी। अच्छा, एंटिटी का मतलब क्या हुआ? गूगल करके बताओ मुझे क्या हुआ। ठीक है ना, गूगल के जमाने में मैम का वेट किया कि मैम आएगी तो पूछूंगी, मुझे मालूम है एंटिटी का क्या मतलब है। आई नो एंटिटी का क्या मतलब हुआ, लेकिन यू फाइंड आउट। व्हाई टू वेट फॉर मैम टू आंसर दिस? एंटिटी का मतलब होता है कि एक लीगल कंपनी इज अ लीगल एंटिटी, यानी कि कंपनी के नाम से आप कंपनी को स्यू कर सकते हैं। समझ में आया? अगर ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में पूछा। एंटिटी का मतलब होता है उस अस्तित्व है उस चीज का, ठीक है ना, वो उसका अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशन में टर्म में भी एंटिटी जब बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी बोल देते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है कि वो जीवित नहीं है, सांस नहीं ले रहा है वो, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन कोई फ्रॉड करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप उस फ्रॉड को स्यू करते हो। जैसे कि मान लो कोई फ्रॉड किसमें हुआ था, एक याद होगा आपको, राजालिंगम किसमें था? आईटी की कंपनी थी बहुत बड़ी, सत्यम। राइट, सत्यम ग्रुप में। तो जब अगर सत्यम में फ्रॉड हुआ, फ्रॉड तो उसके डायरेक्टर्स ने किया, ठीक है ना, लेकिन आप सत्यम को स्यू कर सकते हैं, उसी में उसके सारे डायरेक्टर्स आ जाएंगे, उसको उसके नाम से स्यू करने का उसका अपना लीगल अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। समझ में? एंटिटी का मतलब होता है वो है, राइट, एग्जिस्टेंस होना। समझ में आया प्रियंका? तो तुम एक एंटिटी हो, यू आर ए लिविंग एंटिटी, जिसका अपना अस्तित्व है, जो अपना एग्जिस्टेंस है, इंडिविजुअल है। तुम कुछ गलती करोगे तो तुम्हारे नाम से ऑर्डर इश्यूज होगा, तुम्हारे नाम से डिसिप्लिनरी इश्यूज होगा, तुम्हारे फैमिली को नहीं टच किया जाएगा। ठीक है, उसमें तुम्हारी फैमिली भी आएगी, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्टिविटीज। एंटिटी का मतलब होता है जिसका अपना एक अस्तित्व है, इंडिविजुअली वो अपने आप को ओन करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? यस मैम, हम ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में पूछे थे मैम। ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में मैं बोल रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज आर लीगल एंटिटी, क्योंकि उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, वो भी एक ठीक है, लिविंग बीइंग नहीं है, लेकिन एक फिजिकल फॉर्म में आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। बैच 1 1 2 मैम रोल नंबर 1 2 3 4 यस मैम 4 5 5 6 यस मैम 6 7 Yes, ma'am. 8 यस मैम 9 10
Yes, ma'am. 10. 11 Ma'am, 9 present. ठीक है, अपने टर्न में बोल दिया करिए प्लीज। 11 12 13 14 Yes, ma'am. 15 16 प्रेजेंट मैम 16 15 million. done 17 18 Yes, ma'am. 18. 19 Yes, ma'am. 19, ma'am. Raviraj. ठीक है, 20 21 Present, ma'am. 22 Present, ma'am. 23 24 Present, ma'am. 24. 25 26 Present ma'am 26. 27 Excuse me ma'am हो 26. गया 26। तुम बस प्रेजेंट बोल दो, मैं समझ जाती हूँ। 28 Yes, ma'am. 29 29 ये ऑनलाइन क्लास भी कभी कभी करता है। 30 31 Yes, ma'am. 31. 32 33 34 35 okay 35 36 37 38 Yes, ma'am. 39 39 present, ma'am. 40 41 Yes ma'am. 42 43 44 Yes, ma'am. 44. 45 Present, ma'am. 45. 46 Yes, ma'am. 47 Present, ma'am. 48 48 present, ma'am. 49 50 Yes, ma'am. 50. 51 52 Yes, ma'am. 53 Present, ma'am. 54 Present, ma'am. 55 Yes, ma'am. 56 57 58 Yes, ma'am. 59 60 61 Present, ma'am. 62 Present ma'am 63 Yes, ma'am. 64 65 66 67 68 Present, ma'am. 69 Present, ma'am. 70 Yes, ma'am. 71 70. 72 Present, ma'am. 73 Present ma'am. 74 Yes, ma'am. 75 76 Yes ma'am. 77 Ma'am. 78 Yes, 79 ma'am. okay 79 80 Yes, ma'am. 81 82 83 82 प्रेजेंट है क्या अमन? Yes, yes, ma'am. ओके 83 Present, ma'am. 84 85 86 Present, ma'am. 87 Present, ma'am. 88 Present, ma'am. 89 90 91 92 93 Yes, ma'am. okay 93, ma'am. डन 94 ma'am. Yes, हो ma'am. गया। 94. सबका हो गया 95 96 Yes, ma'am. 95. 95, ma'am. ओके 97 96. हो गया Ma'am. 98 डन 99 100 Yes, ma'am. 100. 101 Yes, ma'am. 102 103 104 105 done. We are done with batch 1. Batch 1 can leave the class. Thank you so Ma'am, much for your screenshot आपको भेज cooperation. दिए हैं, ma'am. Yeah, thank you so much. और अब BBA बैच 2 के बच्चे Thank you, ma'am. वेलकम। BBA बैच 2 आप लोग अपना अटेंडेंस बनवा लीजिएगा। मैं ये नोट्स भेज देती हूँ तुम लोग को, आज पढ़ लेना। One, batch 2, 1 2 Present, ma'am. 2. 3 3 4 5 Yes, ma'am. 6 7 Yes, ma'am. 8 8 9 10 11 Present, ma'am. 12 Present, ma'am. Yes, ma'am. 13 14 13, ma'am. done 14 15 16 17 Present, ma'am. 18 19 20 21 Present, 20 ma'am. okay 22 23 Present, ma'am. 24 23 present. 25 हाँ हो गया Present, ma'am. 25. 26 Yes, ma'am. 27 26. 27 सभ्यता नहीं है क्लास में
28, Yes, ma'am. 29. Yes, ma'am. 28, ma'am. हाँ हो गया 28। आप यस बोलो बस, ठीक है ना, उसके बाद आप कुछ चिंता मत करो। ओके, एक सेकंड। 29, Yes, ma'am. 30, Yes, ma'am. 31, Yes, ma'am. 32, And ma'am. 33, Yes, ma'am. 34, 35, 36, 37, 38, Present, ma'am. 39, 38, ma'am. Present. हो गया 39, Ma'am, 37. Present, ma'am. ठीक है 39, 39 नहीं है, 40, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, 43, 44, 45, अच्छा अभी शायद पीयूष इंटर किया है, 45, 46, 47, Present, ma'am. 46. 48, ठीक है 48, 49, Yes, ma'am. 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 53, Yes, ma'am. 54, Yes, ma'am. 52. देखो अपने टर्न में नहीं बोलोगे तो अगले का अटेंडेंस बना दोगे तो Ma'am, 54. ठीक है 55 Yes, ma'am. हो गया बना दिया, 56, Present, ma'am. 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, 60 52. हो गया हर्ष रंजन, 60, 61, Yes, 60 ma'am. 62, Present, ma'am. okay 63, 64, Present, ma'am. 65, 65, 66, 67, Present, ma'am. 68, 69, Ma'am, 67. Present, ma'am. हाँ हो चुका है, 69, 70, 71, okay 71, 72, Present, ma'am. 73, 74, 75, Present, ma'am. 76, 77, 78, Present, 79, ma'am. okay 79, 80, Present, ma'am. 81, Present, ma'am. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 90, 92 नहीं है क्या क्लास में? नहीं है? 93, 94, Present, ma'am. 95, Present, ma'am. 96, Yes, 95. Present, ma'am. okay 97, 94, ma'am. गौरव हो चुका है, गौतम 97, 98, Present, ma'am. 99, Yes, ma'am. 100, 101, 102, Present, ma'am. 100. 101, 101. 102, 103, 104, Yes, ma'am. 105, 106, 107, 108, 109 हो गया, सबका अटेंडेंस बता दिया मैंने। थैंक यू Thank सो you, मच। ma'am. हाँ ठीक है, यू कैन लीव द क्लास, आई विल सेंड द PDF of organizations in your group. Thank you, so ma'am. much. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.